हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत की शुरू किए थे, जिसमें से 2 चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक आवेश तथा कूलाम का नियम और दूसरा वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों चैप्टर आपके 21 लेक्चर में खत्म हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, आवेश और कूलाम के नियम का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की जो वीडियो है अलग से है ऐप में, ठीक। उसमें जो वीडियो का नाम रहेगा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, उसके बाद टॉपिक का नाम रहेगा आवेश तथा कूलाम का नियम, फिर उसके बाद अगला रहेगा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, टॉपिक का नाम रहेगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उस वीडियो में है, अलग से है, आप उसको देख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है वैद्युत विभव, ठीक है। बार बार हम आपसे कई बार बता चुके हैं कि सारे चैप्टर एनसीईआरटी में सब एक में है, हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ सके, ठीक। चलिए, वैद्युत विभव हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी है वैद्युत विभव। अध्याय का नाम भी वैद्युत विभव है और उसके बाद हेडिंग भी है वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, वैद्युत विभव क्या है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। जैसे आवेश के बारे में हमने आपको बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जानते हैं आप, आवेश को बस केवल एक काम कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, बस। इसे कुछ कहते थे, याद है सबको, इसे कहते थे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। तो चलिए, एक सवाल का जवाब है, देखें। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि जैसे मान लिया कि देखिए आवेश आपका है, ये 100 कूलाम का आवेश है, ये आपका 100 कूलाम का आवेश है, और उसके बाद ये हमने मान लिया आपका 20 कूलाम का आवेश है, ठीक है। 2 आवेश हैं, एक आवेश आपके हैं 100 कूलाम के, एक आवेश आपका है 100 कूलाम का और दूसरा आवेश आपका है 20 कूलाम का, ठीक। अब अगर हम दोनों को तार से जोड़ दें, ये देखिए दोनों को हमने बताओ तार से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि आवेश बताओ एक से निकलकर दूसरे में जाएगा, ठीक। आवेश एक से निकलकर दूसरे में जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आवेश किस में जाएगा, अगर हम आपसे पूछें कि आवेश किस में जाएगा, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि आवेश जाएगा 100 कूलाम से 20 कूलाम में। 90% लोग, ठीक, 90 क्या 99% लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है, कि आवेश जाएगा 100 कूलाम से कहां, 20 कूलाम में। मतलब उनका जवाब होगा कि आवेश जाएगा अधिक मात्रा से, आवेश जाएगा अधिक मात्रा से, बताओ कहां, कम मात्रा में। अधिक मात्रा से बताओ कहां, कम मात्रा में जाएगा, ठीक। ये 99% लोगों का जवाब होगा। बताओ समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, एक सवाल हमने पूछा, करीब 99% लोगों ने जवाब दिया कि आवेश जाएगा अधिक मात्रा से कहां, कम मात्रा में। चलिए, ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए, 2 बर्तन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला बर्तन है, ये देखिए इसमें पानी यहां तक भरा है। 2 बर्तन है, दोनों बर्तनों में पानी भरा है, इसमें पानी यहां तक भरा है। उसके बाद ये देखिए इसके बगल में एक दूसरा बर्तन हमने रखा है, ये देखिए दूसरा बर्तन है, इसमें पानी यहां तक भरा है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है, एकदम आराम समझिए, तब आपको समझ में आएगा विभव का अर्थ क्या होता है। चलिए, हमने मान लिया इसमें पानी है 2 लीटर, इसमें पानी है 2 लीटर और इसमें हमने मान लिया पानी है 10 लीटर, क्योंकि ये बर्तन इससे थोड़ा सा चौड़ा है तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक। चलिए, अब हमने दोनों बर्तनों को क्या कर दिया, एक पाइप से जोड़ दिया। दोनों बर्तनों को बताओ क्या कर दिया, एक पाइप से हमने क्या कर दिया, एक पाइप से हमने जोड़ दिया, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ पानी, बताओ किस में जाएगा, बोलो पानी किस में जाएगा। अब पानी जाएगा बताओ 2 लीटर से, पानी जाएगा 2 लीटर से, बताओ कहां, ये देखो 10 लीटर में जाएगा। समझ में सबको आ रहा है, पानी जाएगा 2 लीटर से, बताओ कहां, 10 लीटर में। इसका मतलब यहां पर पानी गया है कम मात्रा से, यहां पानी गया है बताओ कम मात्रा से कहां, अधिक मात्रा में। पानी गया है कम मात्रा से, बताओ कहां, अधिक मात्रा में गया है, अधिक मात्रा में गया। देखें, अब देखें, ये दोनों सवाल एक ही हैं।
अगर ध्यान से देखा जाए ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, लेकिन देखो कितना दुर्भाग्य है कि दोनों एक ही प्रश्न के दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यहां पर आंसर आया है अधिक मात्रा से कम मात्रा में, और यहां पर आंसर आया है कम मात्रा से अधिक मात्रा में। तो अब आप बताइए क्या एक प्रश्न के कभी दो आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोनों में से एक ना एक आंसर बताओ गलत है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ये दोनों में से एक नेक आंसर आपका सरासर गलत है, क्योंकि एक ही प्रश्न के दो अलग अलग आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। अब देखें, अब आपको बता दें ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, अब ये क्यों गलत है, अब आपको इसका हम कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिए, देखें, पहली बात, किसी भी चीज का प्रवाहित होना, मैं हर चीज की बात कर रहा हूं, चाहे वह पानी हो, चाहे आवेश हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, किसी भी चीज की मैं हर सभी चीज की बात कर रहा हूं। किसी भी चीज का प्रवाहित होना उसके तल पर निर्भर करता है, तल पर, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। किसी भी चीज का प्रवाहित होना उसके तल पर निर्भर करता है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। और हर चीज का प्रवाह होता है अधिक तल से कम तल की ओर। ध्यान रखिएगा, दुनिया में हर चीज का प्रवाह होता है अधिक तल से कम तल की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। देखिए यहां पर इसमें पानी का तल ज्यादा है, इसमें पानी का तल कम है, तो जब हमने इसको नली से जोड़ा है तो पानी का प्रवाह होगा, बताओ, अधिक तल से कहां? कम तल की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का तल बराबर ना हो जाए। समझ में आया? तो अगर यहां पर हम आपसे पूछे कि 100 कूलाम और 20 कूलाम को हमने तार से जोड़ दिया, बताओ आवेश किस में जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए आवेश जाएगा अधिक तल से कम तल की ओर जाएगा। अब इसमें इस दोनों में किसका तल ज्यादा है, किसका तल कम है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बनाया है नहीं कि हमें पता कर सके किसका तल ज्यादा है, किसका तल कम है। तो आपने क्या सीखा कि हर चीज का प्रवाहित होना उसके तल पर निर्भर करता है, बल्कि मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। और दुनिया में हर चीज का प्रवाह होता है अधिक तल से कहां? कम तल की ओर, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। तो यही जो तल है, तल जो बार बार मैं बोल रहा हूं, जो तल शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, यही तल ही आपका बताओ क्या है? विभव है। जो बार बार मैं बोल रहा हूं तल, यही तल ही बताओ क्या है? विभव है। तो जो तल को ही हम लोग विभव कहते हैं, हर चीज के तल को हर चीज का विभव कहते हैं। ज्ञान के तल को ज्ञान का विभव, पानी के तल को पानी का विभव, खाने के तल को खाने का विभव, लेकिन आवेश के तल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में सबको आ रहा है? हमारे सिलेबस में खाने का विभव नहीं पढ़ना है, ठीक है, पैसे का विभव नहीं पढ़ना, पाठ्यक्रम में क्या है? वैद्युत विभव पढ़ना है। तो आवेश के तल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो बताओ वैद्युत विभव क्या है? आवेश का तल है, आवेश का तल है, आवेश के तल को ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अब बताओ वैद्युत विभव का कंसेप्ट बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं है? एक बार सब लोग बताइए, विभव क्या है? क्या है विभव? विभव मतलब तल, जिसका तल ज्यादा होगा उसी का विभव ज्यादा होगा। लेकिन हमें वैद्युत विभव पढ़ना है, तो आवेश के तल को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। जिसके आवेश का तल ज्यादा होगा उसी का विभव ज्यादा होगा, जिसके आवेश का तल कम होगा उसका विभव कम होगा। अब बताइए, विभव समझ में सबको आ रहा है? विभव का मतलब आवेश का तल है, आवेश के तल को ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। अब बताइए, अगर हम दो आवेशों को एक तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह होगा अधिक तल से कम तल की ओर। अब चूंकि तल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विभव बोल रहे हैं। अब आप तल को विभव बोलो, तल को तल मत बोलो। अब दो आवेशों को अगर हम एक तार से जोड़ देंगे, अब आवेश का प्रवाह होगा अधिक विभव से कहां? कम विभव की ओर होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब हम आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिख करके दिखाते हैं, एकदम ध्यान से बिल्कुल समझिए। वैद्युत विभव की परिभाषा देखिए, आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। वैद्युत विभव यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले थोड़ा सा माहौल बनाया जाए। माहौल बनाएं, चलो माहौल बनाते हैं। वैद्युत विभव परिभाषा है कि यदि दो बर्तनों को आपस में एक नली से जोड़ दें, यदि दो बर्तनों को आपस में एक नली से जोड़ दें,
ठीक है। तो द्रव का प्रवाह सदैव अधिक तल से, द्रव का प्रवाह सदैव अधिक तल से कम तल की ओर, अधिक तल से कम तल की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों के तल समान ना हो जाएं। जब तक कि दोनों के तल क्या ना हो जाएं, समान ना हो जाए। अब बताओ इस सेंटेंस में कब किसी को बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है कि दो बर्तनों में रखे द्रव को अगर आप नली से जोड़ देंगे तो पानी का प्रवाह या द्रव का प्रवाह तब तक अधिक तल से कम तल की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों के तल आपस में बराबर ना हो जाए। अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार, बताओ किस प्रकार? इसी प्रकार यदि दो आवेशों को, इसी प्रकार यदि दो आवेशों को, ठीक है, तार से जोड़ दें, इसी प्रकार यदि दो आवेशों को तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह अधिक तल से कम तल की ओर, अधिक तल से कम तल की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों के तल आपस में बराबर ना हो जाएं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। एकदम साफ साफ भाषा में हमने लिख दिया है कि यदि दो आवेशों को अगर हम तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह अधिक तल से कम तल की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों के तल आपस में बराबर ना हो जाए। समझ में आया? आप देखें माहौल बन चुका है। अब हम लगे हाथ, तुरंत अब हम लोग आवेश की परिभाषा दे देंगे। दे दे पर आप परिभाषा। अब हम कह सकते हैं आवेश की परिभाषा मैं आपको देने जा रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं अतः अब मैं कह सकता हूं आवेश के तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं। आवेश के तल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। आवेश के तल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ये है पूरी कहानी। बताओ समझ में आया? ये पहली परिभाषा है, आवेश के तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है? एक परिभाषा और बोल रहा हूं, अथवा, ठीक है, किसी चाल, हाँ दूसरी परिभाषा सुनो। दूसरी परिभाषा है किसी चालक का वैद्युत विभव, उसकी वह अवस्था है, किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को, आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। को बताओ क्या करता है? निर्धारित करता है। ये भाई विभव की दूसरी परिभाषा है। ये परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही बात है कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर। अरे भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बताओ विभव पढ़ने से क्या फायदा है? अरे विभव पढ़ने से यही तो पता चलेगा कि आवेश बताओ किस में से किस में जाएगा।
यही तो विभव का काम है कि आवेश बताओ किसमें से किसमें जाएगा। ठीक, तो दूसरी परिभाषा है किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो बताओ विभव की दो परिभाषा हुई। पहली परिभाषा आवेश के तल को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा बोलो किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब बताइए दोनों परिभाषा बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए अब हम विभव के बारे में आपको एक एक करके सारी सूचना हम देने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से बिल्कुल देखो। चलिए अब आइए बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट आपका है वैद्युत विभव को हम लोग कैपिटल V से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट वैद्युत विभव को बताओ किससे लिखते हैं, कैपिटल V से लिखते हैं। V से इसलिए लिखा जाता है ना क्योंकि विभव की एक अंग्रेजी और होती है वोल्टेज। वैद्युत विभव की अंग्रेजी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक अंग्रेजी और होती है वोल्टेज भी होती है। वोल्टेज का वैज्ञानिक बोल्ट थे, बोल्ट। ठीक है, इन्होंने ही विभव पे काम किया था तो उन्हीं के नाम पर इनको वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज का पहला अक्षर क्या है, V है। अच्छा, अब उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं वैद्युत विभव। दूसरा पॉइंट आपका है वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव बताओ कौन सी राशि है, वैद्युत विभव अदिश राशि। अदिश राशि क्यों, क्योंकि विभव किसी चालक की अवस्था है, तल है, तल, और तल में दिशा उषा नहीं होती। दिशा का तात्पर्य पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से होता है। ठीक है, अब इसमें विभव के साथ में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कोई बात तो है नहीं, इसलिए विभव में दिशा नहीं होती है। कौन सी राशि, अदिश राशि है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में लिख रहा हूं कि दो चालकों को, तीसरा पॉइंट है दो चालकों को तार से जोड़ने पर, दो चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह, जोड़ने पर आवेश का प्रवाह, ठीक है, अधिक विभव से, आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव, जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं, दोनों के विभव समान ना हो जाएं। ठीक, ये देखिए ये सही बात है ना कि दो चालकों को अगर आप तार से जोड़ दोगे तो आवेश का प्रवाह अधिक तल मत, अब तल नहीं बोलना है, तल को क्या बोल चुके हैं, विभव। अब तल को तल बोले तो ठीक नहीं होगा क्योंकि तल को विभव बोल चुके हो ना, अब तल मत बोलना क्योंकि आवेश के तल को विभव कहते हैं, खुद अपने मुंह से स्वीकार किए हो। तो बताइए दो चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। अब आप बताइए विभव पढ़ने से क्या फायदा है, विभव पढ़ने से हमें यह पता चलेगा आवेश किसमें से किसमें जाएगा, आवेश किसमें से किसमें जाएगा, यह बताने के लिए हमारे बीच में कौन आए हैं, विभव। तो बताओ क्लियर है, विभव से क्या लाभ है, जल्दी बताओ विभव पढ़ने से क्या फायदा है। विभव पढ़ने से भैया हमें यह पता चलने वाला है कि आवेश किसमें से किसमें जाएगा, यह बताना बताओ किसका काम है, विभव का काम है। अब बताओ क्लियर है विभव। तो आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा, अब हमको लगता है दूसरी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। देखो क्यों नहीं निर्धारित कर रहा है, साफ साफ तो बता रहा है कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हुए। अब आइए चौथे की बात करते हैं। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये है, चौथा पॉइंट, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव बताओ क्या होता है, शून्य होता है। शून्य क्यों, समझाते हैं।
जो हमारी पृथ्वी है उसका जो विभव है उसका विभव 0 होता है। ठीक, कैसे समझा रहे हैं, डायग्राम पहले बना लें। ये आपकी पृथ्वी है, ये कौन है, ये आपकी देखिए पृथ्वी है। ठीक, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी का जो विभव होता है v बराबर आपका होता है 0। कैसे होता आपको हम बता दें, समझ लें। हमने पहले दिन जब हम आवेश तथा कूलाम का नियम शुरू किए थे, पहले लेक्चर में हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी में असीमित आवेश हैं, पृथ्वी में असीमित प्लस हैं और असीमित माइनस हैं। तो बताओ असीमित प्लस असीमित माइनस दोनों को जोड़ो, बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। तो पृथ्वी में आवेश नहीं 0 है, आवेश का तल 0 है, तल 0 है, तल। ध्यान रखना, आवेश नहीं मैं बोल रहा हूं, आवेश का तल 0 है, क्योंकि पृथ्वी में जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, दोनों को जोड़ोगे 0। जैसे मैं बताता हूं, सुनिए। मैं घर से निकला, मैं सुबह 7 बजे अपने घर से निकला सुबह के, और दिन भर मैं बाहर रहा, शाम के 7 बजे मैं अपने घर वापस आ गया। 12 घंटे मैं घर से बाहर रहा। इस दौरान मैंने 12 घंटे के दौरान मैंने 10 पाप किए, 10 पाप का कार्य किया और उसके बाद 10 पुण्य का कार्य किया। ठीक, 10 पाप किया, 10 पुण्य किया। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मुझसे पूछा गया कि भैया बताओ तो आपके कर्म का क्या तल क्या है, कर्म का तल बोलो कितना है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने 10 पाप किया है, 10 पुण्य किया है, कट करके बताओ कितना आ गया, 0। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे बताओ कर्म का तल कितना हुआ, 0 हुआ। उसी प्रकार बताओ पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट हो गए। अब आपको बताते हैं नंबर 5। पांचवा देखो, पांचवा पॉइंट आपका है, पांचवा पॉइंट आपका है कि जो विभव होता है, विभव को v से लिखते हैं, आप जानते ही हैं। तो विभव का मान पॉजिटिव भी होता है, विभव का मान पॉजिटिव भी होता है, विभव का मान नेगेटिव भी होता है, और विभव का मान 0 कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी और 0 भी। ठीक है, तल है भाई, तल का मान प्लस भी हो सकता है, तल का मान माइनस हो सकता है, तल का मान 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूं। एक छात्र हैं, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में 1 लाख बातें पता है। ध्यान देना, एक छात्र है, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में 1 लाख बातें पता है। अब बताओ इनके अगर पूछा जाए ज्ञान का तल कैसा है, बहुत अच्छा ज्ञान का तल है, और तल को विभव कहते हैं। तो चूंकि छात्र के ज्ञान का तल बहुत अच्छा है, इसलिए बताओ छात्र के ज्ञान का विभव बताओ क्या है, विभव आपका पॉजिटिव है। विभव क्या है बोलो, विभव पॉजिटिव है। उसके बाद एक छात्र है, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो नहीं आता, लेकिन इनको जो है राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में इनको जो है 25 लाख बातें पता है। कितनी बातें, 25 लाख बातें पता है राजनीति के बारे में। तो इनको भी ज्ञान है, लेकिन दुख की बात है कि ये ज्ञान यूपी बोर्ड के काम नहीं आने वाला है। इसमें से एक भी प्रश्न यूपी बोर्ड में नहीं आएगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते छात्र को ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत है, 25 लाख ज्ञान है, रात दिन एक करके इन्होंने सीखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये ज्ञान यूपी बोर्ड के काम नहीं आएगा। इसलिए बताओ छात्र के ज्ञान का तल बताओ क्या है, छात्र के ज्ञान का तल निगेटिव है। समझ में आ रहा है। एक छात्र है, इनकी याददाश्त गायब हो चुकी है, याददाश्त चली गई है। तो जब इनकी याददाश्त चली गई है तो आप कह सकते हैं इनके बताओ ज्ञान का तल क्या है, 0 है। इसी प्रकार विभव का मान भी, विभव चूंकि तल है, तल का मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। बताओ क्लियर है बात। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब आइए नंबर 6। ठीक है, अब देखिए छठे पॉइंट में आपको हम हेडिंग लिख रहे हैं। छठे पॉइंट में हेडिंग लिख रहा हूं, वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। अब आइए वैद्युत विभव की 2 परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने
किस प्रकार परिभाषा वैद्युत विभव की बनाई, आपको हम परिभाषा बताने जा रहे हैं। दो परिभाषा पहले बता चुके हैं। पहला है आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं, क्लियर है। दूसरी परिभाषा है कि वैद्युत विभव किसी चालक की वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, क्लियर है। अब देखिए तीसरी परिभाषा आपको हम बताते हैं, तीसरी परिभाषा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तीसरी परिभाषा। ठीक, वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया, यही परिभाषा आपको लिखनी है। वो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आए वैद्युत विभव की परिभाषा तो आप इसी परिभाषा को प्रेफर करेंगे पहले, ठीक है, प्राथमिकता इसी को देंगे, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार देखो क्या परिभाषा बनी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना। ये देखिए हमने मान लिया, बताओ क्या है, बोलो वैद्युत। ये देखिए हमने मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं, समझ में आया। उसके बाद ये देखिए बहुत दूर जाने पर, ये देखिए बहुत दूर जाने पर ये है आपका अनंत। ये देखिए ये आपका बताओ क्या है, ये अनंत है, अनंत है, अनंत। जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, अनंत कुछ होता नहीं है, अनंत एक कल्पना मात्र है बस, कि पता लगा कि आप अनंत की तलाश में घर से, ठीक है, राशन पानी लेके निकल जाओ अनंत की तलाश, अनंत कुछ नहीं होता, अनंत एक कल्पना है बस, ठीक है। तो अगर हम मतलब ये कल्पना करते हैं कि अगर हम चलते चलते जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, अनंत पर। अनंत पर सब कुछ जीरो होता, अनंत पर कुछ नहीं होता, अनंत पर हर चीज, हर एक चीज का मान जीरो होता है। अच्छा, अब एक दिन हम खाना पीना खा करके अनंत पर टहलने गए थे, ठीक है, टहल रहे थे, तो वहां पर मैंने देखा एक आवेश पड़ा था क्यू जीरो, वहां पर मैंने देखा एक आवेश पड़ा था क्यू जीरो। हमने इससे बातचीत किया, बातचीत करने में बहुत ईमानदार लगा, बहुत ही योग्य, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ईमानदार आवेश हमें लगा। तो हमने सोचा कि यार इतना बढ़िया आवेश है, इसको हम ले चलते हैं अपने यहाँ वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इससे हम लोग कुछ काम लेंगे। अब इसको हम खोपड़ी में लाद करके, ध्यान देना, इसको हम अपने खोपड़ी पे लाद लिए और लाद करके लेकर के चले आ रहे हैं। ला करके हमने यहां पर रख दिया, ये देखिए बिंदु ए पर हमने इसको ला करके खोपड़ी पे ऐसे लादे, लाद करके ला करके हमने यहां पर इसको रख दिया, क्लियर है। कहां रखा बोलो, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर हमने इसको रख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, जब आप इसको खोपड़ी से लाद करके लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, उसका जवाब सुनो। कार्य आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि वैद्युत क्षेत्र में, याद करिए, मैं पढ़ाया हूं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को कहीं रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को कहीं रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस पर लगाता है बल, किधर, क्षेत्र की दिशा में। ये देखिए F बराबर आपका होता है क्यू जीरो इंटू ई। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो देखो इस, देखें वैद्युत क्षेत्र में अगर आप किसी धनावेश को रखते हो तो ये जो वैद्युत क्षेत्र, इस पे बल कहां लगाएगा, क्षेत्र की दिशा में लगाएगा। तो जब तुम इसको खोपड़ी पे लाद करके वैद्युत क्षेत्र में ला रहे होगे तो वैद्युत क्षेत्र उसको क्या करेगा, अरे भगा रहा होगा। अरे धन आवेश है ये, और धन आवेश पर ये जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, बताओ क्षेत्र की दिशा में लगाता है। जब तुम इसको लाद करके लाओगे ना, ये वैद्युत क्षेत्र उसको भगा रहा होगा, इधर भगा रहा होगा, समझ गए। अब उसके भगाने के खिलाफ में तुम उसको ला रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तो मान लिया हमने, बताओ कितना कार्य किया, W, कितना कार्य किया, W। अगर ऐसा आपने किया, कितना कार्य किया बोलो, W कार्य किया। अगर आपने ऐसा किया तब विभव V का सूत्र होता है V बराबर W बटे क्यू जीरो। तब बताओ विभव का सूत्र बताओ, V बराबर आपका होता है W बटे क्यू जीरो होता है। ये है विभव का सूत्र, मतलब वैज्ञानिकों ने जो विभव का सूत्र दिया वो W बटे क्यू जीरो से दिया। अब बताओ पूरी कहानी सबको समझ में आ रही है। अब भाई इसी बात को हम शब्दों में लिख करके आपको हम बताते हैं। चलिए भाई शब्दों में लिख करके अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, माना किसी परीक्षण धन आवेश को, माना किसी परीक्षण धन आवेश क्यू जीरो को, माना किसी परीक्षण धनावेश क्यू जीरो को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर,
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य बताओ कितना है, कैपिटल W है। माना किसी परीक्षण धनावेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। अगर ऐसा हुआ तब विभव का सूत्र होता V बराबर W बटे बताओ Q इंटू 0। ये है विभव का सूत्र, बताओ समझ में आया। अब आइए यहां से परिभाषा देते हैं। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, गौर करना, यदि VG Q0 बराबर 1 कूलाम, अब बताओ V बराबर बोलो, V बराबर W। आप परिभाषा बनाओ, बताएं। यदि उनका मान 1 हो, यदि उनका मान 1 हो तो उन्हीं को वो कहते हैं। ये है विभव की परिभाषा। अब आप इसी को शुद्ध खड़ी बोली गद्य में बोल डालो, परिभाषा तैयार है। बोले किस, हाँ, एकांक परीक्षण धन आवेश को कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जहां तक विभव हर जगह अलग अलग होगा, तो जिस बिंदु पे तुम ला के रखे हो ना उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा में इसकी चर्चा करना जरूरी है। एक बार फिर से, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह है वैद्युत विभव की परिभाषा नंबर 3। बताओ क्लियर है परिभाषा? यही परिभाषा आप पेपर में लिखेंगे। हो गया सबका, नोट कर लिए? अब आइए परिभाषा हम लिखते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखें। चलिए अब हम वैद्युत विभव की परिभाषा लिखने चल रहे हैं, ठीक है। अब आइए परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखेंगे, अतः, परिभाषा तैयार है। एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही, लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये है वैद्युत विभव की बताओ परिभाषा नंबर 3। परिभाषा हमने भाई यही परिभाषा पेपर में लिखेंगे आप। वो दोनों परिभाषा आपको हम समझाने के लिए बताए थे। कंसेप्ट था, कंसेप्ट, आवेश के तल को वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरी, किसी चालक का वैद्युत विभव उसकी वह अवस्था है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तीसरा बताओ, ये एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ कितने पॉइंट हुए बोलो? 6 पॉइंट आपके हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 7। 7वां देखो, 7वां पॉइंट। अब आइए बताते हैं मात्रक। अब आइए बात करते हैं वैद्युत विभव का। अब हम आपको मात्रक बताने जा रहे हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक कौन बताएगा? अरे भाई विभव का मात्रक विभव बताएगा, और कौन बताएगा? हम थोड़ी ही बता देंगे, हम विभव हैं क्या? तो वैद्युत विभव का मात्रक विभव बताएगा। किससे पूछा जाए? विभव से पूछा जाए। तो मैं विभव के पास गया, हमने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूं W बटे Q0। बोले हाँ। अब हमने कार से पूछा तुम्हारा मात्रक? इसने कहा मेरा मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जल्दी बताओ आवेश विभव का मात्रक क्या आ गया? तो विभव का पहला मात्रक आपका आ गया, विभव का पहला मात्रक आ गया जूल बटे कूलाम। पहला मात्रक जूल बटे
कूलाम। याद रखना, जितने भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं सबका पहला अक्षर हमेशा छोटे से लिखा जाता है, ठीक है। या अगर आपको लिखना हो या अगर प्रतीक लिखना हो, प्रतीक बड़े से ऐसे लिखो, जे बटे कैपिटल सी, ये जूल बटे कूलाम। और इसी को बोलते हैं बोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, अगला मात्रक होता है बोल्ट, होता है बोल्ट। ये दोनों के दोनों आपके जो हैं, ये आपका यमकेएस या एसआई में है भाई, एसआई मात्रक है ये, ठीक है। यमकेएस या एसआई में दोनों के दोनों आपके। तो विभव का मात्रक आज के बाद क्या बोलोगे? एक लाइन में जूल बटे कूलाम कोई नहीं बोलता, ठीक है, कोई नहीं बोलता जूल बटे कूलाम। बार बार क्या बोला जाएगा? बार बार बोला जाएगा बोल्ट। और बोल्ट का प्रतीक होता है कैपिटल वी। ये देखो छोटे से है वी, ये भी छोटे से, लेकिन जब प्रतीक लिखोगे प्रतीक हमेशा बड़े से लिखेंगे, बड़े से लिखेंगे, बड़े से लिखेंगे। बताओ क्लियर है ना? जल्दी से मात्रक नोट कर ले, फिर आपको बताते हैं बीमा, बताते हैं बीमा। चलिए अब उसके बाद देख लो, 7 पॉइंट हमने आपको बताया। अब आइए 8वें पॉइंट की बात करते हैं। ये देखे पॉइंट नंबर 8। अब आइए निकालते हैं बीमा। चलो भाई बीमा निकालें। तो बीमा निकालते हैं तो बी बराबर होता है W बटे Q0, सही है। कार को तोड़ो, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और Q बराबर होता है I इंटू T। समझ में आया? बोलो भाई, बल की बीमा सबको याद होगा, MLT -2, क्लियर है। उसके बाद दूरी की बीमा बोलो, दूरी की बीमा आपकी L है। उसके बाद समय की बीमा बोलो T है। और बताओ धारा एम्पियर को किससे लिखते हैं? A से। अब आप ऊपर भेजो, बताओ बीमा क्या आ गई? जल्दी बताओ, बीमा बोलो। बीमा आपकी आ गई M L गुणे L का स्क्वायर। उसके बाद बताओ T की पावर -3 A की पावर -1। ये है बीमा, बताओ किसकी? वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव के बारे में 8 जानकारी हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको विभव समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट बताओ क्लियर है? विभव क्या है? आवेश का तल है। पढ़ने से क्या लाभ है? ये पता चलने वाला है कि आवेश किसमें से किसमें जाएगा, किसमें से किसमें जाता है। अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है, ठीक है। इतना नोट कर ले, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो चलिए विभव आपको बताओ क्लियर हो गया। विभव की 3 परिभाषा हो गई। उसके बाद विभव के बारे में करीब 8 या 9 बातें हमने आपको एक एक करके बता दिया, ठीक है। अच्छा अब आपको हम बता दें, ध्यान से सुनिएगा, कायदे समझिएगा। हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले क्लास में वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, ठीक। इसके पहले वैद्युत क्षेत्र हमने आपको पढ़ाया था। वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं हम लोग कैपिटल ई से। किससे लिखते हैं? ई से। और जबकि वैद्युत विभव को लिखते हैं बताओ कैपिटल बी से, ठीक। अब देखिए जरा समझिएगा, क्षेत्र तो आप जानते हैं, क्षेत्र क्षेत्र होता है, ठीक है। और बताओ अब ये क्या है? ये आपका तल है, आवेश का तल है। विभव क्या है बोलो? आवेश का तल है। या अगर और आसान भाषा में कहें, जिसको हम कह सकते हैं आवेश की अवकात। तल का मतलब, ठीक है, तल का मतलब होता है अवकाश से, होता है अवकाश से। अगर सरल भाषा में कहे तल का मतलब क्या है? अवकात है। तो वैद्युत क्षेत्र बताओ क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र बताओ क्या है? क्षेत्र है। और जबकि बताओ विभव क्या है? बोलो आवेश की अवकात है। तो सुनो, क्षेत्र अलग चीज है, क्षेत्र बिल्कुल अलग चीज है। और ये जो आपकी आवेश अवकात है, अवकात भी अलग चीज है। दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्षेत्र का होना अलग चीज है और तल या अवकात का होना अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्षेत्र सदिश राशि है, क्षेत्र बोलो क्षेत्र सदिश राशि है। जबकि विभव बोलो, विभव आपकी अदिश राशि है। तो याद रखना, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र अलग चीज है, अवकात अलग चीज है, ठीक है। जरूरी नहीं है, दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको हम बताएं, एक टीचर हैं, ठीक है, उन्हें पूरा इलाहाबाद जानता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता। इसका मतलब उनका क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है लेकिन अवकात कुछ नहीं है।
एक दूसरे टीचर हैं, बहुत उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ठीक है जीनियस है, बहुत नॉलेज उनके पास है, लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है। इसका मतलब उनकी औकात बहुत ज्यादा है, लेकिन बताओ क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि क्षेत्र में और विभव में ठीक है दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कहीं पर क्षेत्र हो वहां पर विभव ना हो, या ये भी हो सकता है कहीं पर विभव हो तो कहीं पर क्षेत्र ना हो। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र आपका सदिश है, बताओ विभव क्या है, अदिश है। किसी भी आवेश को अगर आप कहीं रख दोगे उसके चारों तरफ उसका अपना वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसकी अपनी एक औकात भी होगी, उसका अपना एक विभव भी होगा। तो इसमें सब हम लोग सूत्र वगैरह निकालेंगे, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हमने आवेश को रख करके वैद्युत क्षेत्र निकाला था, उसी प्रकार हम लोग जो है आवेश को रख करके विभव का मान निकालेंगे, ठीक है, उसके औकात। तो आज के बाद कहीं भी वैद्युत विभव अगर आपको सुनाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जाए, विभव मतलब आवेश की औकात, बस और कुछ नहीं है। आवेश की औकात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में सबको बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विभव माने आवेश का तल, या हम सीधे कह सकते हैं आवेश की औकात। अब बताओ विभव के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र अलग चीज है और बताओ वैद्युत विभव अलग चीज है। किसी भी आवेश को अगर आप कहीं रख दोगे उसके चारों तरफ उसका अपना वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, और साथ साथ इसकी अपनी एक औकात भी होगी। तो वही आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ उत्पन्न करता है अपना एक विभव या अपनी औकात, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, और बताओ इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, औकात पढ़ने जा रहे हैं। क्षेत्र सदिश राशि है जबकि औकात क्या है, बोलो अदिश राशि है। अब बताइए दोनों में कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस अध्याय में निगमन करेंगे, ठीक है। लगातार आपको हम इस अध्याय में कम से कम 7-8 निगमन करके दिखाएंगे, ठीक है। 7-8 निगमन हम कर देंगे तो आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तब जाकर के आपका कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र और विभव तीनों टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल की वीडियो अलग पड़ी है, अलग से पड़ी है, उस पे नंबरिंग नहीं है, उसमें केवल नाम लिखा जाएगा कि NCERT न्यूमेरिकल, उसके बाद नीचे टॉपिक आवेश तथा कूलाम का नियम, फिर NCERT न्यूमेरिकल, नीचे रहेगा वैद्युत क्षेत्र, फिर NCERT न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा वैद्युत विभव। इस तरीके से वीडियो पढ़ेंगे, उसकी वीडियो की नंबरिंग नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए न्यूमेरिकल के वीडियो बिल्कुल हम अलग डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने तरफ से जो हर टॉपिक के 8-10 क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम वीडियो में पढ़ जाएगा आराम से, ठीक है। बढ़िया से सवाल लगाइए, कंसेप्ट को बिल्कुल पूरा क्लियर करिए, ठीक है। चलिए तो अब अगले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 23 होगा उसमें हम लोग निगमन शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।